वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई। और सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही है लाइफ तुर्की में? जी लाइफ शुक्र अल्लाह का। आपको पता ही है, बस काम में ही गुजर जाता है टाइम। ज़्यादातर एक ही छुट्टी होती है हफ्ते में, तो वो ऐसे ही कोई वीडियो वगैरह बना ली या कहीं आगे पीछे चले गए, दोस्त को मिले, तो वैसे ही टाइम गुजर जाता है परदेश में ना। आप सुनाएं, माशाल्लाह पाकिस्तान में माशाल्लाह। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ओके। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल सब्सक्राइबर्स। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है आदिल खान फ्रॉम तुर्की। बहुत सारे लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते वो इंशाल्लाह इस वीडियो में जान जाएंगे ये कौन है। और इसके अलावा इनके चैनल की भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आदिल भाई से मेरे कुछ सवालात हैं जो कि आप लोगों ने ही कहा था, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस हवाले से। तो मैंने कहा आदिल भाई से आज टाइम निकलवा के, हमने स्पेशल टाइम निकलवाया कि यार जो लोगों की क्वेरीज है ना वो हल होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आदिल भाई, सबसे पहले मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि तुर्की की टीआरसी फिलहाल पाकिस्तानियों को मिल रही है या नहीं? मतलब सुनने में आ रहा है कि बंद है पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, पहले तो बात यह है कि इस टीआरसी का ना पाकिस्तानियों से लेना देना नहीं है, वो हर कंट्री के साथ लेना देना है। ठीक है, ये कोई ख़ास नहीं है कि वो पाकिस्तानियों के लिए बंद करें, ऐसा सही। फ़िलहाल कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, उन्होंने मुश्किल किया है डॉक्यूमेंटेशन जी जी। में, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। पहले इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, पहले विज़िट वीज़े पे कोई भी आता था आसानी से उसको टीआरसी मिल जाती थी। आजकल आसानी से नहीं मिलती, जी मतलब जी। बहुत मुश्किल से मिलती है। उसको आप कह लो सीधे अल्फाज में, उसको शो करना पड़ता है कि मेरे पास इतनी इनकम है, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा कंट्री पे ना। मतलब आदिल भाई, जितने अकाउंट में बैलेंस अच्छा रखेंगे उतने ही चांसेस ज्यादा हैं टीआरसी लगने के। जी जी, जितना ज़्यादा खुला डुला खर्चा शो करता है उतना ज़्यादा बेस्ट है। वैसे सही हो गया। अच्छा आदिल भाई, जो लोग आना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आने की, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो टूरिस्ट वीजा लेके आए या बिजनेस वीजा लेके आए जिस पर टीआरसी मिलने के चांसेस ज्यादा हों? देखें, जैसे आपने बोला ना, टूरिस्ट वीज़े पे देखें आजकल टीआरसी आपके सामने बहुत मुश्किल है, तो बेहतर ही है बिज़नेस वीज़ा ले लें। बिज़नेस वीज़े की ज़रा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो इधर पे आके उसको बिज़नेस टीआरसी लेनी होती है, वो मिल जाती है इधर। मतलब नॉर्मल टीआरसी की नस्बत बिज़नेस टीआरसी मिल जाती है इजीली। मतलब ठीक हो गया। मतलब आदिल भाई के कहने का मकसद है कि वहां से बंदा, यहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से, जहां से भी आप आना चाह रहे हैं, आप बिजनेस वीजा लेके आए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके बिजनेस वीजा लेके आए तो टीआरसी मिल सकती है। अच्छा आदिल भाई, जी टीआरसी अप्लाई इस्तांबुल में करनी जी चाहिए या किसी और सिटी से? मतलब इस्तांबुल जी। चांसेस ज्यादा कहाँ रहेंगे? देखें, उजैर के मौजूदा चांसेस सिचुएशन जो है ना किधर हैं? इस्तांबुल में, तो सारी ऑल ओवर रिजेक्शन ही है। मतलब जो मर्जी केस डालते हैं ज़्यादातर रिजेक्ट ही होते हैं। तो दूसरे शहर में ये है कि वो फिर भी आजकल अप्रूवल दे रहे हैं, तो दूसरे शहर से ट्राई कर लेना चाहिए। मतलब कंपेयर टू इस्तांबुल दूसरे शहर से सही हो गया। अच्छा आदिल भाई, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितनी आ जाती है टीआरसी अप्लाई करने पे? एक देखें, आइडिया जब ये मतलब। रूल सख्त नहीं, हाँ, जब रूल इतने ज़्यादा इन्होंने स्ट्रिक्ट नहीं ना किए थे, तब डॉक्यूमेंटेशन में कोई $300-400 का खर्चा आ जाता था। तो आजकल ये खर्चा आप डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कोर्स कितना खर्चा है। मतलब मतलब पाँच अप छः एंड सौ डाउन सात होती सौ रहती है। कोई फिक्स नहीं है कितना खर्चा जा सकता है ऊपर, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट पूरे करने करने में पैसे लगते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की फीसेस इतनी नहीं होती, इंश्योरेंस थोड़ी जी ज़्यादा जी। है आजकल, वो भी एज के हिसाब से होती है इंश्योरेंस। लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट है ना, वो ओनर का जो एग्रीमेंट होता है ना, पहले वो ऐसे ही लग जाता था, अब ओनर को साथ जाना पड़ता है नोटरी के ऑफिस में। वो दोनों को साथ साथ जाना पड़ता है, जिसने टीआरसी लेनी है और जिसके घर में आप रह रहे हो उसको, ओनर को साथ लेके जाना पड़ता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है, मतलब पैसे ज़्यादा खिलाने पड़ जाते हैं एक किस्म के ना। जी जी। मतलब ये है कि अब पहले की निस्बत थोड़ा सा, मतलब ये है कि डे बाय डे अप एंड डाउन होते रहते हैं। ये आपको एज इट इज जिस दिन बंदा जाएगा उसी दिन उसे पता चलेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। वो चेंज होते रहते हैं। अभी जी, ठीक हो गया। कॉस्ट का आपको ये बता रहा हूँ ना कि 600 से 700 800, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि बंदा बोले कम में भी हो सकता है। अगर हो जाए, अगर उसको जो भी ओनर है अगर वो पैसे ना लेना चाहे, मोस्टली अब इधर लोगों को आदत पड़ गई है पैसे खानों की, इधर के लोगों को भी, तो इसलिए वो फिक्स कॉस्ट बंदा सही नहीं हो बता गया। सकता। आदिल भाई बहुत अच्छा, आपने ये सही गाइड किया। अच्छा आदिल भाई, सेकंड मेरा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तुर्की में इस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं? मतलब करंटली सिचुएशन में, इस सिचुएशन में नाउ। जी जी, इस सिचुएशन में भी जो है ना, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो इजीली जॉब्स अवेलेबल है ना, बल्कि तुर्की में, वो लेबर में है। ठीक है, लेबर में अगर आप जाना चाहे किसी भी फील्ड में, लेबर में आप चले जाओ, चाहे फैक्ट्री में, किसी रेस्टोरेंट में है, किसी भी मतलब फील्ड में अगर काम है ना, ख़ास लेबर का है, तो कामों की इधर कमी नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो ना हाई प्रोफेशनल या स्किल्स वाली जॉब्स या आईटी की जॉब, तो उनमें इधर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो जॉब ढूंढनी पड़ती है, वो लक बाई चांस वाली बात आ जाती है।
हाँ, काली सेंटर में यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं इजीली लड़कों को या लड़की जो भी हो। मतलब ज्यादातर आपके मुताबिक डी टाइप कैटेगरीज की जॉब ज्यादा अवेलेबल हैं, जैसे मतलब पैकिंग है या सिलाई वगैरह के जो काम होते हैं छोटे मोटे। जी, और इस तरह के कामों की तो इधर कमी नहीं ना, ये तो आपको आंख बंद करके मिल जाते हैं, ये हिसाब है इधर। सही और आदिल भाई यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आदिल भाई के कहने का मतलब है कि डी टाइप कैटेगरी, क्योंकि आदिल भाई हमारे ज्यादातर जो पाकिस्तानी है वो अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल नहीं होती, वो उनकी कोशिश यही होती है कि यार कोई डिलीवरी बॉय, कोई वेटर या कोई इस तरह की फैक्ट्री वर्कर, इस तरह की हमें जॉब्स मिल जाएं। आदिल भाई इसमें अप्रोक्सीमेटली सैलरी कितनी मिल जाती है एक लेबर वर्कर को जो अनस्किल्ड है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लैंग्वेज भी उसको इतनी खास नहीं आती? जी जी जी, उसने भी ऐसे जिसको ज़ुबान नहीं भी आती ना, तुर्की में ये एक बेनिफिट है, अगर आपको ज़ुबान नहीं भी आती ना, कम से कम जो है ना इनका लेबर ला जो है ना उसके मुताबिक सैलरी इस टाइम 5,500 है। आपको ज़ुबान आती नहीं आती कोई मैटर नहीं करता, आपको 5,500 सैलरी मिल जाएगी, फिर भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए बाज़ जगहों पे ना। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक रेस्टोरेंट में हमें बंदा चाहिए था डिश वॉशिंग के लिए, आपको मिसाल दे देता हूँ, मतलब बर्तन धोने के काम में, तो वहाँ पे 7,000 सैलरी दे रहे थे। तो वो डिपेंड करता है बात। हाँ, और ये लेकिन इसमें टाइम टाइम वगैरह भी लग सकता जी जी है बाज़ औक़ात। जी जी, नॉर्मली जो है ना वो 5,500 है, जो कि मिलनी ही मिलनी है, मतलब कंफर्म जो सैलरी है। सही हो गया, मतलब इसमें ओवर टाइम लगा के आप फिर जहाँ पे अगर लगे तो आप अपने इसको मजीद। और आदिल भाई एक और चीज़ है कि सुनने में ये भी आता है कि तुर्की के हालात जो है वो डाउन है, करेंसी डाउन है, इसलिए महंगाई यहाँ पे बहुत है। तो अगर किसी बंदे की सैलरी 5,500 है, मिसाल के तौर पर 6,000 भी निकाल लेता है, तो क्या वो मतलब इतना आप आइडिया है कि वो यहाँ पे सेविंग कर सकता है अपनी थोड़ी बहुत? जी जी जी, देखें ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि तुर्की में वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। इनका भी पाकिस्तान की तरह इकनॉमी का मतलब करेंसी इनकी गिरती जा रही है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उसमें ये है कि जो इतनी भी अर्निंग कार्ड है 5 से 6,000 भी अगर कोई कार्ड है, तो वो अगर शेयरिंग में रहता है, जहाँ पे मतलब एक फ़्लैट में कोई 7-8 लड़के रहते हों, ऐसी रैश में रहता है, तो फिर वो सेविंग कर सकता है। अगर वो कहे कि ना मैंने अकेला रहना है अपना घर लेके या रूम लेके, तो फिर सेविंग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे। मतलब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर खुला डुला खाएंगे तो कम बचेगा, अगर आप थोड़ा सा हाथ जो होला रखेंगे। मतलब ये है कि ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपने बता दिया कि जॉब्स अवेलेबल हैं, और मतलब अगर कोई बंदा पहुंच जाए तो उसे जॉब मिल जाएगी, और दूसरा सैलरी भी जो 6,000 तक आपने एक आइडिया तक बता दिया है, 5,500 से 6,000 तक। अच्छा आदिल भाई एक और चीज़ जी इंपॉर्टेंट है इसमें यहाँ पे कि जी दो कार्ड होते हैं मेरी जी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, एक होता है ब्लू जी कार्ड, ऐसे एक होता है रेड कार्ड। ही जी, रेड कार्ड तो आई थिंक वो टीआरसी को हम बोलते हैं, टीआरसी को और बोलते हैं। जो ब्लू कार्ड है वो वर्क परमिट को बोलते जी हैं, एस टीआरसी को, और जो ब्लू कार्ड है वो वर्क परमिट को जी बोलते हैं। तो आदिल भाई टीआरसी तो मतलब अब सभी को पता है तकरीबन लेना क्या है क्या नहीं, लेकिन जो ब्लू कार्ड है ना इसके बारे में तकरीबन मेरे ख्याल में यूट्यूब पे किसी भी बंदे ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया, और लोगों के माइंड में ना ये बड़ी मिस कंफ्यूजन है ये कि यार ये क्या चीज़ है, या वर्क परमिट है, या ब्लू कार्ड क्या है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये कैसे मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा यस। डिटेल दीजिएगा। देखें, वर्क परमिट के भी बेनिफिट तो यहाँ बहुत सारे हैं, मैं आपको कौन कौन से गिनवाऊँ। आप इधर से दवा लगा लें कि उसके अगर आपने 4 साल लगातार या 3 साल पहले 3 साल था, अब शायद 4 साल है लगातार वर्क परमिट पे, मतलब ब्लू कार्ड कह लो या वर्क परमिट कह लो, वर्क वीज़ा कह लो, एक ही बात है। अगर आपने वर्क वीज़े पे 4 साल इस टाइम लगातार काम किया और प्रॉपर वे में इसका टैक्स भरा हो, तो आप इधर नेशनलिटी लेने के एलिजिबल हो जाते हैं। ये इनका लॉ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ब्लू वर्क परमिट जो है ना, वर्क वीज़ा जो है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, कंपनियाँ बहुत मुश्किल से लेती हैं। एक वजह ये होती है, दूसरी वजह ये होती है कि उनको वजह बतानी होती है गवर्नमेंट को कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, गैर मुल्की ये फॉरेनर हमें क्यों ज़रूरी है। अब वो फॉरेनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके पास क्या ऐसी स्किल है कि वो कंपनी उसको वर्क वीज़ा देगी। मतलब ये कंपनी आपको ब्लू कार्ड देती है जिसे हम वर्क परमिट कहते हैं। आदिल भाई ये बड़ा यार मैंने नोटिस किया है कि आपकी अभी आंसर में कि 3 साल हम वहां पे रह के नेशनैलिटी बंदा अप्लाई कर सकता है अगर वो जी टैक्स जी वहां पे पे करता है जी, ब्लू पहले कार्ड 3 पे साल रहते था, हुए। अब शायद 4 साल है। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको इजाफा कर दूँ, कोई भाई ये वीडियो देख रहा है और अगर वर्क परमिट पे काम कर रहा है या करने का इरादा भी रखता है इन फ्यूचर भी, दोनों के लिए ये जवाब बड़ा जो है ना, कह लो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फायदेमंद उनको है। ये एक चीज़ ख्याल करना चाहिए कि वो जो भी ख़रीदते हैं, सैलरी वगैरह तो वैसे अकाउंट में आती है, अगर बाहर मार्केट में आगे पीछे कहीं कुछ ख़रीदते हैं, हॉस्पिटल वगैरह अगर चेकअप करवाने जाते हैं वगैरह वगैरह, कोशिश करें कि अपने बिल वगैरह कार्ड से ही पे करें अपने बैंक के, और उनकी रसीदें संभाल के रखें अगर आपने सिटीजनशिप की तरफ जाना है।
जबरदस्त जबरदस्त, वैलिड पॉइंट। मतलब अपनी जो आपकी अथॉरिटी है यहाँ पे, एक अपना जी, जी। जो आपके पास एक प्रूफ है उसको हाँ, आप यूटिलाइज फ्यूचर करके फ्यूचर रखें में ताकि आपको आपको इन बेनिफिट हो, फ्यूचर उसका आप प्रूफ फायदा दे हो। सकते हो। यदि अच्छा मैं आदिल इधर भाई, पे काम भी करता रहा हूँ आदिल भाई ऑलरेडी, हम और ये चीज़ें मैंने बाकायदा जगहों से खरीदी, जो भी किया, मतलब सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखे अपने आदिल भाई, पास। इसमें हम टीआरसी पे भी नेशनैलिटी का कोई मतलब है रूल अप्लाई कर सकते हैं? जी, उसने भी ऐसे है कि टीआरसी के हवाले से ना बहुत लोगों को गलत फहमी है। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हम 5 साल रहेंगे तो हमें नेशनलिटी मिल जाएगी। नेशनलिटी तो देखो, एक चीज़ साइड पे रख दो आप। पहले होता है परमानेंट रेजिडेंस किसी भी कंट्री की, पीआर जिसको बोलते हैं हम। अगर परमानेंट रेजिडेंस कोई ले ले वही बड़ी बात होती है। नेशनलिटी, पासपोर्ट वगैरह वो बात के काम होते हैं। तो तुर्की में जो है ना, लोगों ने सही 5 बात। साल का बनाया हुआ है कि 5 साल आप रहो तो आपको मिल जाएगी। बजाते ज़ात मुझे खुद जो है ना 5.5 साल हो गए हैं तुर्की में रहते हुए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है टीआरसी पे रहते हुए। हाँ, अगर आप ये बात करो कि जो टीआरसी के हिसाब से इनकी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पर कहते हैं कि 8 साल अगर कोई रहा और उसके बाद वो जो है ना पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। 8 साल के बाद वो भी अप्लाई कर सकता है, केस बनाता है, लाए वकील हायर करता है, जो भी है केस चलता है उसमें भी। तो ऐसा नहीं है कि वो भी 8 साल बाद उसको भी जो है नेशनलिटी या पीआर मिल जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 8 साल के बाद भी मतलब पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है, नेशनैलिटी के लिए नहीं? हाँ, और एक और ऑप्शन है, जैसे प्रॉपर्टी अगर कोई ख़रीद के रखता है अपने पास, प्रॉपर्टी पे रेजिडेंस उसने लिया है, 5 साल रेजिडेंस को रखा है, तो वो 5 साल के बाद अप्लाई कर सकता है वो भी। लेकिन मैंने उसमें अपने सारे 5 साल मैंने कोई बंदा नहीं देखा जिसने यहाँ पे प्रॉपर्टी रखी और टीआरसी के ब्याह पे नेशनलिटी ली हो। मैंने अभी तक कोई नहीं देखा, तो इसलिए मैं इस बारे में भी आपको क्लियर जवाब नहीं दे सकता। जी जी, ठीक हो क्योंकि गया। लोग तुर्की में जो है ना अभी आना शुरू हुए हैं, पिछले कोई 3-4 सालों से लोगों ने इधर का रुख किया। इससे पहले लोग पाकिस्तान इधर जो है ना वो इलीगल रास्तों से आते थे, मतलब डंकी वगैरह ये वो ना। जी जी, मैं इसी तरफ आने वाला था आदिल भाई। जो डंकी लगा के लोग इधर तुर्की में काम कर रहे हैं, या फिर मोस्टली लोग आना चाह रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि यार हम किसी ना किसी तरीके से डंकी लगा के पहुंच जाएं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको डंकी शंकी लगा के आना चाहिए, या जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं डंकी लगा के, क्या वो इजीली वहाँ पे जॉब कर रहे हैं जी या क्या मुश्किलात हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि डंकी उनको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि डंकी वालों की इधर लाइफ कोई नहीं है। कभी भी अगर पकड़े जाएँ, डिपोर्ट हो जाते हैं, और रास्ते में भी उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि उनके साथ क्या हो जाएगा। किडनैपिंग भी हो जाती है। किडनैपिंग तो आम सी बात है ना रास्ते में, ये डंकी वालों की मतलब कोई गारंटी नहीं होती। और रास्ता भी ख़तरनाक होता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, कुछ लोग वीज़ों पे सस्ते आ जाते हैं और डंकी वाले उससे ज़्यादा पैसे लगाते हैं डंकी पे आने को। फिर इधर पे लाइफ वैसे कोई नहीं है। बाकी रही बात काम की, काम इधर मिल जाता है। काम पे रखने वालों को ये गर्ज नहीं होती कि आप कैसे आए हुए हैं, वो आपको काम दे हो देते हैं। गया। अच्छा आदिल भाई, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, मेरे माइंड में आया अभी कि टीआरसी तो एक मतलब टूरिज्म कार्ड होता है ना, और जो ब्लू कार्ड है वो एक वर्क परमिट है। तो क्या हम मतलब अगर कोई बंदा जाता है वो जी जी ब्लू कार्ड पे ही जॉब कर जी सकता जी। है, या टीआरसी पे भी देखिए वो जॉब नॉर्मली वगैरह तो कर सकता है? जी, नॉर्मली तो लॉ के अलाउ हिसाब है से जो है ना मतलब? वर्क परमिट पे काम करना बनता है। लेकिन ये कंट्री ऐसा है, जैसा कि मैं आपको बताया था, डंकी पे बहुत लोग आते हैं और दूसरे कंट्री से भी बहुत लोग आते हैं। तो इधर लेबर की जो है ना कमी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ वर्क परमिट भी इतना इजीली इशू नहीं होता। क्योंकि वर्क परमिट का होता है, लाए अगर वो 3-4 साल वर्क परमिट पे काम कर लेता है तो वो सिटीजनशिप के एलिजिबल हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे वर्क परमिट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मुश्किल की वजह से, मिलने की वजह से लोग ज़्यादातर यहाँ पे टीआरसीओं पे ही काम कर रहे हैं। खाली अपने एशियन लोग नहीं है, मतलब दुनिया भर के लोग यहाँ पे ऐसी टीआरसीओं पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग। नहीं मतलब अगर टीआरसी पे फॉर एग्जांपल अगर पुलिस रोक लेती है, पकड़ लेती है किसी को काम करते हुए, टीआरसी उसकी चेक करती है, वो टीआरसी पे कर रहा है, तो वो क्या वो उसे डिपोर्ट करेंगे या उसे छोड़ देंगे? देखो तुर्की के रूल भी ना पाकिस्तान की तरह ही है। मतलब अगर ये करने पे आए ना, अमल करने पे आए तो ये बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, ना करने पे आए तो ये पूछते तक भी नहीं है। बात टाइम यहाँ तक मैंने देखा लोगों के बिज़नेस चालू होते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, उनको भी कुछ नहीं कह पा रहे होते। लेकिन जब करने पे आए तो फिर ऐसे ऐसे जुर्माने करते हैं कि वो बंदे भी कानों को हाथ लगा लेते हैं। मिसाल में देता हूँ, कोई टीआरसी पे पकड़ा जाता है काम पे, तो वो हो सकता है उसको डिपोर्ट भी कर दें, उसका टीआरसी कैंसिल भी कर दें अगर करने पे आए। ना करने पे आए तो वो छोड़ देते हैं। अगर जब वो करने पे हैं तो जिसके पास वो काम कर रहा है उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं, उसको जुर्माना भी बहुत हैवी करेंगे अगर जब वो करने पे हैं। मेजोरिटी में जो है ना हम एक कम करते हैं, मतलब एक्शन कम लेते हैं। सही हो गया। आदिल भाई, जो बंदा पाकिस्तान से प्लानिंग कर रहा है मिसाल के तौर पे, कि वहां पे जाके वो टैक्सी चलाना चाह रहा है, मतलब टीआरसी पे ही ड्राइविंग लाइसेंस लेके वहां पे टैक्सी, इसका थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि क्या वो क्या प्रोसीजर रहेगा? टैक्सी देखो, टैक्सी तो इधर पे अलाउ नहीं है गैर मुल्कियों को। मैंने इस पर खुद भी एक वीडियो बना के डाली थी। टैक्सी वैसे ही अलाउ नहीं है और मैंने कोई गैर मुल्की देखा भी नहीं। उसके लिए इधर नेशनल बंदे ही चला सकते हैं। हाँ, अगर वो प्राइवेट कोई
ड्राइविंग की सर्विस देना चाहे वो दे सकता है, मतलब एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस किसी कंपनी में देना चाहे वो दे सकता है, उसके लिए भी उसको लाइसेंस चाहिए इधर पे। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी लाइसेंस नॉर्मल भी हो तो इधर आके कन्वर्ट हो जाता है तुर्की में, तो उस पर भी मैंने बाकायदा एक वीडियो डाली है। तो लाइसेंस कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो इधर पे आने के बाद का ही काम है, पहले उसको रेजिडेंस भी लेना है और कन्वर्ट कराना है, मतलब बड़ा लंबा प्रोसेस है वो भी ना, 3 से 4 महीने का है। सही हो गया, सही हो गया। आदिल भाई आपसे एक दो और क्वेश्चन है मेरे, फिर इंशाल्लाह आपका, असल में मेरा दिल है कि आप यार आज हाथ आए हैं तो आपसे जो इन्फॉर्मेशन हो सके वो मैं ले लूं। तो आदिल भाई आपसे एक दो मेरे और क्वेश्चंस हैं। जी एक दो मेरे और क्वेश्चंस हैं। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये आदिल भाई, मैंने रिसेंटली एक अपडेट सुनी थी कि अगर हम तुर्की में तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम फिर नेशनैलिटी हमें समझ ले कि 1-2 महीने के अंदर अंदर मिल सकती है, अगर कोई चाहे उसकी प्रॉपर्टी ले या बिजनेस करें। तो मसला इज इट नहीं ट्रू और नॉट? जी, ये पहले जो है ना 2.5 लाख डॉलर पे थी प्रॉपर्टी पे नेशनलिटी ना, चाहे वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करे या प्रॉपर्टी पे करे, 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम था। अब वो भी शायद 5 लाख हो गया है, 5 लाख डॉलर। अब पाकिस्तानी कितने बनते हैं मुझे नहीं पता, करोड़ कितने बनते हैं, लेकिन अब 5 लाख डॉलर पे मिलती है नेशनलिटी, और वो भी उसी टाइम नहीं मिलती, प्रोसेस है, तो मतलब 3 से 6 महीने कहीं नहीं चले जाते उस प्रोसेस में भी ना, उसको करने में। मतलब ये है कि डबल हर चीज जो है वो जी डबल जी, हो पहले वो चुकी है। 2.5 लाख थी, अब वो भी 5 लाख पे चली और गई। लास्ट क्वेश्चन मेरा आदिल भाई ये है कि तुर्की में जो जॉब्स हैं वो अगर कोई बंदा जा रहा है वो कितने घंटे ड्यूटी कर रहा है और इसमें रेस्ट क्या होती है, और इसके अलावा वेदर का थोड़ा सा टच दे दीजिएगा कि वेदर का क्या सीन है यहाँ पे। पहले आपने बोला कि इधर ड्यूटी जो है ना, इधर देखें 10 से 12 घंटे नॉर्मल होती है, और हर जगह खाने की ब्रेक लाजमी होती है। बास टाइम सुबह नाश्ते में भी 15 मिनट होते हैं, दोपहर में 1 घंटे खाने के होते हैं, फिर शाम को चाय के लिए 10-15 मिनट, ऐसे मतलब 1.5-2 घंटे का रेस्ट हर जगह होता ही है। 10-12 घंटे ड्यूटी के अंदर अंदर हर जगह, मैंने नहीं देखा कि कहीं रेस्ट ना हो, होता है रेस्ट। आप खाने का तो लाजमी ब्रेक देते हैं। इसके अलावा आपने बोला वेदर का, तो वेदर इधर पाकिस्तान की तरह चारों ही हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, गर्मी कम रहती है। आदिल भाई मतलब 12 घंटे आपने बताया ड्यूटी होती है, उसमें तकरीबन डेढ़ घंटा 2 घंटे रेस्ट मिल जाती है, मतलब वही 9-10 घंटे ड्यूटी मतलब बनती है। अगर कहीं पे 10 घंटे ड्यूटी है ना, तो वहाँ पे अगर 1.5 घंटा रेस्ट हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा लें 8.5 घंटे ड्यूटी वो होगी इसकी। 8.5 और कहीं घंटे 12 ड्यूटी। घंटे, अगर 12 घंटे है तो 10.5 घंटे हो जाएगा अगर रेस्ट में निकाल लें तो, मतलब इस तरह से। सही है आदिल भाई, जाते और कहीं जाते जी जी और कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है कि हफ्ते में 5 दिन काम है, 2 दिन छुट्टियाँ हैं। हाँ, सही नॉर्मली हो एक गया। ही होती और है, लेकिन आदिल भाई कहीं कहीं छुट्टी है यहाँ हफ्ते पे में एक ही फैक्ट्रीज होती है वगैरह इधर, पे ना, जैसे जहाँ 2 पाकिस्तान में। छुट्टियाँ हैं। आदिल भाई जाते जाते लास्ट थिंग के मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उनको आप कोई सजेशन दें कि अगर कोई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है पाकिस्तान से तो क्या टिप्स उनको देंगे कि वो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। जी इसने भाई, मैंने जो मोस्टली मेजोरिटी तादाद देखी है ना, क्योंकि मुझसे भी आपको पता है बहुत लोग पूछते हैं, तो जिनकी भी अगर रीज़न देखता हूँ ना, तो वो यही नज़र आती है कि डॉक्यूमेंट उनके मोस्टली के पूरे ही होते हैं, ठीक ही होते हैं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं मैच कर रही होती, चाहे वो उनके बिज़नेस के साथ है, अगर बिज़नेस करते हैं, और अगर कोई सैलरी पे काम करता है तो उसकी सैलरी वगैरह मैच नहीं कर रही होती, तो बैंक स्टेटमेंट का बहुत इशू आता है लोगों का। तो बैंक स्टेटमेंट लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए अपनी प्रोफाइल के हिसाब से ना, कि अगर बिज़नेस मैन है तो उसके हिसाब से उनकी मैच करे, मोस्टली उनकी मैच नहीं कर रही होती। मोस्टली क्या करते हैं कि वो सोचते हैं बैंक में हम 10-20 लाख रख दें और वीज़ा अप्लाई कर दें, तो ऐसे नहीं होता, ये वजह रनिंग अकाउंट होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसे ही करते हैं। और आदिल भाई ये मतलब ये है कि मेन स्टेटमेंट ही है जिसको आपको अच्छी तरह से मेंटेन करना, यूटिलाइज करना, बाकी डॉक्यूमेंट तो समझ लें कि वो बन ही जाते हैं। बाकी ये मतलब बिजनेस। और अच्छा आदिल भाई एक और मेरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यकीन करें मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। ये मैंने सोचा था कि आखिरी सवाल होगा हमारा और इसके बाद जी जी आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन ये है कि जी जी ज़रूर। एक और क्वेश्चन इसमें। मसला नहीं, आप जितने मर्जी थैंक यू जितने आदिल मर्जी भाई, सवाल करें, ये मसला क्वेश्चन नहीं। मेरा ये है कि अगर कोई बंदा जॉब भी नहीं करता और बिजनेस भी नहीं करता तो उसको क्या सजेशन देंगे, स्टेटमेंट वो अपनी कैसे बना के वीजा अप्लाई करे, मतलब उसके पास पैसे हैं लेकिन उसके पास कोई सोर्स नहीं है जॉब या बिजनेस का। जी देखें, उसने भी उस बंदे के लिए ये कि उसको कुछ ना कुछ तो इनकम का ज़रिया शो करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में जो है ना बिज़नेस वगैरह बन जाते हैं, रिकॉर्ड मतलब शो करने के लिए ना, पेपर वर्क के लिए बन जाते हैं, तो वो उसकी तरफ जा सकता है, क्योंकि बिना इनकम सोर्स शो किए वीज़ा लेना बहुत मुश्किल काम हम शो करें अपनी या बिजनेस, इन दोनों में से कुछ जाहिर चीज बात शो है। अगर उसके करेंगे पास तो इतना आपकी पैसा है तो स्टेटमेंट जॉब, वैलिड है, उसको जॉब की वरना तरफ कोई नहीं जाना फायदा चाहिए, नहीं है। बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, बिज़नेस पे ज़रा वीज़े की रेशो ज़्यादा होती है।
असल में आदिल भाई मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी पैसा हमारे पास है, बस जॉब बिजनेस कुछ भी नहीं ऐसे ही है करते हैं। ना, तो ऐसे ही anyway, है, ऐसे ही है। मैं आपकी बहुत बात कर रहा हूँ सभी ऐसे है कि लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, बस हम किसी को पैसे दें और वीज़ा मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं। तो तुर्की के लिए आपको कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे आपको पैसे लगाना चाहिए, बिजनेस शो करने के लिए आपको देखना चाहिए, उसकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। उसी की वजह से आपको वीज़ा मिलना है, वैसे आपको वीज़ा नहीं मिलना। डेफिनेटली जी डेफिनेटली आदिल भाई 80% लोग यही कहते हैं, जो आप अभी आपने बात की ना, पाकिस्तान में 80% लोग यही कहते हैं पैसा ले ले और दराज में अगर कोई वीजा पड़ा है तो वो निकाल के हमें दे दे बस। जी। और यही तो वजह, और अक्सर के अप्लाई साथ करने जो है वाले ना को किसी फ्रॉड भी तरह हो का जाता है, पैसे पूसे लेके भाग भूग जाते हैं लोग ना, फिर वो लोग भी होते हैं। डेफिनेटली। चले आदिल भाई, थैंक यू सो मच। आपका भी टाइम जो है आपके पास शॉर्ट ही होता है, क्योंकि आपने साथ जॉब को भी हैंडल करना है, अदर भी आपके वर्क्स हैं। अच्छा, इसमें मैं जाते जाते एक और चीज बता दूं यार व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि बहुत सारे लोग साइप्रस के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों तो आदिल भाई जो है ना वो तुर्की, साइप्रस, अजरबैजान और बहुत सारे इंशाल्लाह इन फ्यूचर और बहुत सारे कंट्रीज आदिल भाई के साथ मिलके मैं भी मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। और अभी नेक्स्ट आदिल भाई, नेक्स्ट आपका कब प्लान है साइप्रस का और अजरबैजान वगैरह का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी है मेरा दादा, महीने 2 महीने के अंदर। मैं तो बल्कि कहता हूँ आप चलो भी यहीं इंशाल्लाह इकट्ठे चलते हैं। इंशाल्लाह आदिल भाई और मैं इंशाल्लाह जी कोशिश जरूर। करूंगा मैं भी, और वरना आदिल भाई तो आपको जरूर साइप्रस से जी मिलके। जी ज़रूर। बहुत सारे लोगों के जहन में है कि वहाँ पे इंशाल्लाह। करेंसी क्या है, जॉब क्या है, सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीजें वो A to Z आदिल भाई अपने चैनल पे कवर करेंगे ये सारी चीजें। इसी तरह अजरबैजान जाएंगे, वहां पे जाके आपको जो भी डिटेल्स है वहाँ की, तो जो लोग आदिल भाई को जानते हैं वो तो उनकी वीडियोस पे लाजमी रिटर्न जाके देखें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपलोड की है। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ स्क्रीन पे भी हम चला रहे हैं, ठीक है, चैनल का जो इनका लोगो है, और आप इनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनका आपको लिंक मिल जाएगा, और नाम है इनके चैनल का आदिल खान तुर्की। आप जब विजिट करेंगे ना यार, आपको विजिट वीजा इन्होंने स्पेशली इन चीजों पे स्पेसिफिक हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है। जैसे तुर्की के विजिट वीजा पे भी इनकी स्पेसिफिक वीडियो है। तुर्की में कोई लेटेस्ट जॉब्स आती हैं वो भी इनके पास होती हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पे किसी वर्क, किसी फैक्ट्री को या किसी एम्प्लॉयर को बंदे चाहिए 2-3, तो उससे रिलेटेड भी आदिल भाई जॉब्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं कि यार हमें ये बंदे चाहिए जो तुर्की में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान से हमें बुला लें, जो बंदे तुर्की में मौजूद हैं वो आदिल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इनके पास कोई जॉब्स अवेलेबल होती है। ठीक है जी। तो आदिल भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपना कीमती वक्त निकाल के। तो इंशाल्लाह आपसे जी मजीद ऐसी रहनुमाई लेते रहेंगे, जी। ऐसे ही जो भी अपडेट्स आती ऐसे रहेंगी। तो बहुत फिलहाल शुक्रिया हसनैन भाई, आप भी ठीक है, अपना टेक ख्याल केयर, रखिएगा, अपना बहुत दुआ सारा में भी ख्याल याद रखें। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।